नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय हिंदुस्तान। दोस्तों आज हम एक दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी पे बात करने वाले हैं एंड ही इज द अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश में आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण ये पर्सनालिटी है, दूसरा शासक है ये खिलजी वंश का। और इसके पहले के वीडियो में हमने जो फाउंडर है खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उस पे भी हमने डिटेल वीडियो किया है। इस वीडियो को हम इस टॉपिक को हम 3 से 4 पार्ट में करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये काफी बड़ा टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो उसमें हम बात करेंगे, कुछ भूमिका होगी, उसके अलावा ये सत्तारोहण कैसे करता है, इसकी उपाधियों पे बात करेंगे और साथ ही इसके थियरी ऑफ किंगशिप यानी कि राजत्व के सिद्धांत पे हम बात करने वाले हैं। इसके आगे जो सेगमेंट होगा तो आप देखेंगे कि इसके समय में कुछ बड़े रिवोल्ट हुए, विद्रोह हुए, जिसके लिए ये कुछ ऑर्डिनेंसेस यानी अध्यादेश लेकर आएगा उसके कंट्रोल के लिए। तो उन अध्यादेशों से ये कुछ विद्रोहों को कंट्रोल करेगा, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे इसने आर्मी में रिफॉर्म किया, मिलिट्री में दाग और हुलिया का सिस्टम ये लेकर आता है। ठीक है, दाग, चेहरा, दाग और हुलिया को चेहरा भी बोला जाता है, जिसमें कि दाग का मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस पे एक ब्रांड लगा दिया जाएगा पहचानने के लिए। ठीक है, उसी तरह से जो भी सोल्जर होंगे, सैनिक होंगे, उनका पूरा बायोडेटा रखा जाएगा, जैसे हुलिया या चेहरा कहा जाता था। ठीक है, इस पे हम डिटेल बात करेंगे। तो हुलिया और दाग की प्रथा शुरू करने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसने किए, जिसमें कि इसने लैंड रिवेन्यू पॉलिसी में रिफॉर्म किया। ठीक है, उसके अलावा प्राइस कंट्रोल, सबसे महत्वपूर्ण इसका प्राइस कंट्रोल है। ठीक है, मूल्य नियंत्रण का जो ये काम इसने किया था, मूल्य नियंत्रण, जिसमें कि आवश्यक वस्तुओं के प्राइस को, मूल्यों को इसने बिल्कुल स्थिर कर दिया था। बहुत जबरदस्त ढंग से इसने नियंत्रित किया था और कहा जाता है कि जितने दिन इसका शासन रहा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो बढ़ी नहीं, लगभग कांस्टेंट रही। ठीक है, तो उस पर भी हम विचार करेंगे। साथ ही हम इसके मंगोल पॉलिसी पे भी बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में हमेशा से मंगोल दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़े थ्रेट रहे और इसके समय में बहुत ज्यादा मंगोलों का हमला होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी बात करेंगे। तो एक लंबा टॉपिक है, अलग अलग सेगमेंट पे हम बात करेंगे, तो 3 से 4 वीडियो इसमें बनता है। जिन जिन चीजों की चर्चा करनी है मैंने आपको बता दी। ठीक है, आज हम बात करेंगे राजत्व के सिद्धांत इंट्रो पार्ट पे और साथ ही इसकी उपाधियों के सत्तारोहण पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब मुस्लिम शासन की भारत में कैसे शुरुआत होती है, थोड़ा सा हम पीछे से चलते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए। मैंने आपको बताया था कि देखिए, ठीक है, ये भारत, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान लगभग। देखिए, मैंने आपको ये बताने के लिए कि भाई कैसे मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, थोड़ा सा हम 5 मिनट इसको देख लेते हैं। हर वीडियो में मैं बताता हूं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सिंध पर 3 मुस्लिम अटैक होते हैं भारत पे। अगर सफल आक्रमण की बात करें, एक अरबों का अटैक होता है जो सिंध वाले पार्ट पे होता है। ठीक है, इस सिंध वाले पार्ट पे अरबों का अटैक होता है। मोहम्मद बिन कासिम अरबों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आता है और सिंध पे अटैक करता है। ये पाकिस्तान में है आज, जो कि पहले भारत का हिस्सा था। लेकिन 712 एडी में ये पहला सफल आक्रमण होता है अरबों का, लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। उसके बाद 2 तुर्क आक्रमण होंगे। पहला तुर्क आक्रमण होगा गजनी से अफगानिस्तान के, या भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के गजनी से होगा। महमूद गजनवी आएगा और 1000 और 1000
एडी से लेकर 1027 एडी तक ये 17 रेड करता है भारत पे। इसका मकसद भारत की धन संपत्ति को लूटना है और ये लूटता है वापस चला जाता है। मकसद भी नहीं है कि भारत में सत्ता की स्थापना की जाए, इसलिए भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। लेकिन दूसरा तुर्क आक्रमण और तीसरा मुस्लिम आक्रमण, पहला अरबों का आक्रमण था और बाद के दो तुर्कों के आक्रमण थे। तुर्कों के आक्रमण अफगानिस्तान से होते अफगानिस्तान से, लेकिन ये तुर्कों के आक्रमण है। ठीक है, तुर्कों ने अफगानिस्तान पे अपनी पकड़ बनाई हुई है। तो देखिए ये गजनी था, पहला आक्रमण तुर्कों का गजनी से होता है, मोहम्मद गजनवी आता है, 17 रेड करता है, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। लेकिन जब मोहम्मद गोरी इस गजनी से, इस गोर जो है, ये मोहम्मद गोरी आता है यहां से, उस समय गजनी भी गोर साम्राज्य का ही हिस्सा है। तो मोहम्मद गोरी आएगा गोर साम्राज्य के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में और भारत पे हमला होता है। और उसके बाद मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है, राजपूतों की हार होती है। और जो मोहम्मद गोरी का स्लेव है, सबसे प्रिय स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 एडी में, ठीक है, 1206 एडी में स्लेव डायनेस्टी के रूप में दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की स्थापना कर देता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश मैंने बताया था कि गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी उसको इंग्लिश में कहेंगे, या गुलाम वंश को इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है या मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं पहले बता चुका हूं। ये तीन नाम उसके लिए जाते हैं, गुलाम वंश के या स्लेव डायनेस्टी के। उसके बाद गुलाम वंश को हमने डिटेल पढ़ लिया था। उसके बाद 1206 से 1290 तक गुलाम वंश की सत्ता रहती है, ठीक है। और फिर 1290 से दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश शुरू हो जाएगा, जिसकी स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसको भी हमने पूरा देख लिया था, ठीक है। और 1290 से वो 1296 तक सत्ता में रहता है, 4 साल, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे लंबे समय तक 1296 से 1316 एडी तक ये सत्ता में है, ठीक है। आप एक बात समझिएगा कि खिलजी वंश जो कि 1290 से शुरू होता है वो 1320 में खत्म हो जाता है। तो 1290 से 1296 रहता है जो फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, तो 4 साल रहता है। और फिर उसके बाद 1296 से 1316 तक सबसे लंबे समय तक कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी। और समझिए कि 1320 में यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद मात्र 4 वर्षों में 1320 में खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो जाएगी। इससे आपको पता चल जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कितना महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। तो ये बात हमने देख लिया। पहला वंश दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश या इलबरी वंश या मामलुक वंश, स्लेव डायनेस्टी इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। दूसरा वंश खिलजी वंश जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। खिलजी वंश के बाद हम पढ़ेंगे तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा वंश सैयद वंश और आखिरी वंश जो होगा लोदी वंश होगा। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर देगा, ठीक है। अभी हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश में है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो शासन काल है, मैंने आपको बताया कि खिलजी वंश का जो शासन काल है, देख लीजिए, कितना है भाई खिलजी वंश, ये मैं लिख के भी बता देता हूं, 1290 से 1320 तक चलता है, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये जो फाउंडर है, इसका 1290 से 1296 एडी तक, ये एडी है, ठीक है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 एडी तक रहता है। ये सब एडी में है, ईस्वी में है, ठीक है, ये सारे एडी में है। तो इससे आपको पता चल जाता है। और पूरा खिलजी वंश 1320 तक का ही है। इट मींस कि कितना महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। अब हमने बताया कि आज हम क्या देखेंगे,
तो आज हम इसके इंट्रो पार्ट को देखेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, सत्तारोहण को देखेंगे, उपाधियों को देखेंगे और राजत्व के सिद्धांत को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो महत्वपूर्ण बात है यहां पर समझिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी, इसका बर्थ जो है ये इसका बर्थ होगा 1266 एडी या 1266 ईस्वी में कह दीजिए आप। देखिए एडी को आप क्या बोलते हैं, आप एडी को सीई भी बोल सकते हैं, कॉमन एरा, ठीक है। बीसी को आप बीसीई भी कह सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, जो टाइम लाइन चलता है। देखिए बर्थ का प्लेस के प्लेस पे मत जाइए, ना बर्थ पूछेगा ना प्लेस पूछेगा, ठीक है। एग्जाम में बस एक इंफॉर्मेशन के लिए, कई जगह लोग बता देते हैं कि सिरसा में हुआ था और कई जगह इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि इसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। बस इतना जानिए कि बर्थ इसका 1266 एडी में होता है और डेथ इसकी होती है ये 1316 ईस्वी या 1316 एडी में। कहां पे होगी? दिल्ली में। दिल्ली में डेथ तो कंफर्म है कि दिल्ली में, ठीक है। अब इसका मूल नाम, ओरिजिनल नेम इसका था अली गुरशप। अली गुरशप, अली गुरशप आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर गुरशप आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अली गुरशप इसका ओरिजिनल या मूल नाम था, ठीक है। ये था कौन भाई? इसके पिता का नाम अगर देखा जाए तो पिता का नाम ये है कौन भाई? अली गुरशप। यहां पे मैं मिटा देता हूं फिर बाद में, या इसको रहने दीजिए। इसके फादर का नाम नेम यहां लिख देता हूं मैं। फादर कौन थे? तो फादर का नाम देखिए इसका था शहाबुद्दीन मसूद। फादर इसके शहाबुद्दीन मसूद खिलजी, ठीक है। इसके कौन थे? फादर थे, पिता, ठीक है। और ये बेसिकली जो फाउंडर है शहाबुद्दीन मसूद खिलजी जो है, जो खिलजी वंश के फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उसका भाई है। इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका लालन पालन कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि पिता है। और ये जो है समझ लीजिए कि पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी हैं और इसको कह सकते हैं आप कि ये भाई है किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि फाउंडर ऑफ किसका? संस्थापक खिलजी वंश का, ठीक है, खिलजी वंश का। इसका मतलब यह है कि शहाबुद्दीन मसूद खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई है, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये भतीजा है, नेफ्यू है, ठीक है, नेफ्यू है। तो ये जो है इसका भतीजा है, हम ऐसे लिख देते हैं भतीजा। ये भतीजा है किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, जो फाउंडर है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जो आपको जानकारी लेनी है वो क्या है? ये भतीजा है और इसका शासनकाल जो है, अपने अंकल के शासनकाल में, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल जो है, ये फाउंडर जो है इसका शासनकाल कब तक है? देखिए इसका जो टाइम पीरियड है ये मैंने आपको बताया 1290 में एडी में गुलाम वंश का अंत होता है और गुलाम वंश का अंत करके
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो फाउंडर है, ये खिलजी वंश की स्थापना करता है। और इसका जो फाउंडर है, ये फिरोज खिलजी का जो समय है, ये समय 1290 से लेकर 1296 एडी तक इसके फाउंडर का समय है, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का समय है। इसके समय ये जो है अपने कैरियर की शुरुआत करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो कैरियर की शुरुआत जब करेगा इसी के पीरियड में, ठीक है। तो इसके पीरियड में जब कैरियर की शुरुआत करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके समय ये क्या है, इसके समय देखिए, सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ये क्या करता है, देखिए यहां पर ये इसके करियर की शुरुआत होती है। और ये सबसे पहले क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ये इसी के शासनकाल में अलाउद्दीन जो है या इसको ऐसे कर दीजिए, अलाउद्दीन ऐसे लिख दीजिए, खिलजी, ठीक है, के करियर की शुरुआत होती है। और सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये बनता है अमीर ई तुजुक, इसे कहते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया, आप समझ गए। उसके बाद आगे मलिक छज्जू, जो कि किसके समय के विद्रोह के दमन में सफल होता है, और मलिक छज्जू कौन था भाई, तो मलिक छज्जू जो है ये उस समय कड़ा, और ये है गवर्नर कहां का, कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर का गवर्नर है। कौन, मलिक छज्जू, ये बलबन का रिलेटिव है मलिक छज्जू, पिछले बार मैंने बताया था। तो ये रिवोल्ट करता है मलिक छज्जू, किसके खिलाफ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ। तो इसके रिवोल्ट को दबाता कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का यही भतीजा जो है, और दामाद जो है अलाउद्दीन खिलजी, यही दबाता है। तो जब इस विद्रोह का दमन कर देगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अब जो होगा आगे, अब अलाउद्दीन जो है, ये अलाउद्दीन जो है गवर्नर बन जाता है, कहां का, ये गवर्नरशिप जो है, जो कड़ा मानिकपुर का, अब देखिए यहां पर ये कड़ा और मानिकपुर का जो गवर्नरशिप है ये अलाउद्दीन को मिल जाता है, ठीक है, अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का गवर्नरशिप मिल जाएगा। पहले कौन है, मलिक छज्जू, अब इस विद्रोह का दमन करेगा, अब अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बन जाएगा, या अली गुरशप आप कहें उस समय, ये बन जाएगा। उसके बाद 1296 एडी में ये कड़ा मानिकपुर कहां है भाई, ये कड़ा मानिकपुर जो है यही इलाहाबाद के पास है, ठीक है, इलाहाबाद के पास कड़ा मानिकपुर, ठीक है, ये इलाहाबाद के पास। अब यहां पर मालवा के एक्सपीडिशन पे जाता है, मालवा अभियान, और मालवा अभियान में ये क्या करता है कि भिलसा, मध्य प्रदेश में भिलसा यानी कि विदिशा, थोड़ा इसको ठीक से लिख लीजिए, भिलसा जिसे कहते हैं आज विदिशा, विदिशा से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, ठीक है। तो विदिशा को ये जीत लेता है, विदिशा की जीत होती है, ठीक है। तो विदिशा की जीत के बाद इसको, इस जीत के बाद, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं यहां पर, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इस जीत के बाद यहां पर अगर आप देखें तो इस जीत के बाद इसको ये गवर्नर बन जाता है अवध का भी। तो अब ये अवध का भी गवर्नर हो गया और पहले से इसके पास अवध प्लस कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर। देखिए अवध, ये अवध वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये अवध वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि भिलसा की जीत के बाद, जिसे आज का विदिशा कहते हैं, इसे अतिरिक्त चार्ज मिल जाता है। अवध का तो कड़ा मानिकपुर का तो है ही, फिर अवध का भी इसको मिल जाता है। तो अब ये दो जगह का गवर्नर है, ठीक है, 1296 एडी में दो जगह का गवर्नर ये हो जाता है, ठीक है। कहां का? कड़ा मानिकपुर और अवध, इन दोनों का। अब देखिए इस भिलसा के यानी मालवा के अभियान के बाद, भिलसा की जीत के बाद ये एक और अभियान करेगा 1296 एडी में ही, ठीक है, 1296 एडी में ही। इस अभियान के बाद एक अभियान इसका होता है देवगिरी, देवगिरी अभियान, देवगिरी एक्सपीडिशन अगर इंग्लिश में कहे तो, देवगिरी अभियान ये करता है। और ये कब होता है? ये भी होता है 1296 एडी में, ठीक है, 1296 एडी में ये भी सफल होता है, ये अभियान भी सफल होता है। और इसमें इसको मिलता है अत्यधिक धन, मिलेगा इसको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। देखिए ये है दक्षिण भारत में देवगिरी, विंध्य को पार करके ये दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में यही देवगिरी है, ठीक है, ये देवगिरी पहुंचेगा, ठीक है। और देवगिरी में के अभियान पे अब एक बात समझिए, इस देवगिरी का जो अभियान है, ये जो देवगिरी का अभियान है, ये बिना परमिशन के चुपचाप जाता है। देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो शासनकाल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का चल रहा है, अभी अलाउद्दीन का शासनकाल नहीं आया है, अभी अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जब भिलसा जीत जाता है उसके बाद ये चुपचाप, अब तक तो परमिशन से हो रहा है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के परमिशन से सारा जो भी काम हो रहा है, लेकिन ये जो देवगिरी का अभियान है ये चुपचाप जाता है और ये इस अभियान में सफल भी होता है और अत्यधिक धन की प्राप्ति यहां से होती है। और यहीं से इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि यहीं से ये जो है अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन सत्ता हथियाने की साजिश करेगा, शुरू कर देगा, सत्ता हथियाने की साजिश शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, देवगिरी अभियान में अत्यधिक धन की प्राप्ति इसको होती है। पहले भी मैंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वाले में इस बात को बताया था, आगे भी इसकी चर्चा करेंगे, अभी तत्काल इसको आप समझ लीजिए कि भिलसा की जीत के बाद ये देवगिरी अभियान पे निकलता है, ठीक है, 1296 एडी में। यहां से अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है, चूंकि ये चुपचाप जाता है, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से परमिशन नहीं है, चुपचाप जाके वहां जाता है और वहां से अत्यधिक धन इसे प्राप्त होता है। अब कहता है क्या करेगा कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ये इंप्रेशन देता है, खबर भिजवाता है, यहां से सत्ता हथियाने की साजिश शुरू हो जाएगी, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इसको खबर भिजवाएगा कि भाई मैंने आपके परमिशन के बगैर तो देवगिरी अभियान कर लिया, इस देवगिरी का जो अभियान है यहां जीत भी हासिल कर ली और यहां मैंने जो धन दौलत यहां से लूटा है,
ठीक है, उसे मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है, आपको देना चाहता हूं और आप आइए और मुझसे मिलिए, ठीक है। तो इसे धोखे से षड्यंत्र के तहत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यह बुलाता है कड़ा, हाँ कड़ा बुलाता है, ये कड़ा जो है इलाहाबाद के पास। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये कड़ा पहुंचेगा नाव से, बोट से पहुंचेगा। हालांकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक ऑफिशियल है, बहुत विश्वस्त मतलब विश्वसनीय ऑफिशियल है, मलिक अहमद चाप, ठीक है, वो इसे मना भी करता है कि आप मत जाइए, आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन इसे अपने भतीजे पे यानी अलाउद्दीन खिलजी पे इसे पूरा भरोसा है और ये जो है ये उसके मुंह में पड़कर ये चला जाता है, क्योंकि मानता बहुत था इसे, ये चला जाता है। और यहीं पे अलाउद्दीन क्या करता है कि जब कड़ा में पहुंचता है तो सत्ता हथियाने की साजिश कर रहा है। आगे ये क्या करता है कि इसको धोखे से बुलाएगा फिरोज खिलजी को और इसकी कर देगा वो हत्या, इसकी कर देगा हत्या, करवा देगा, हत्या हो जाएगी। और इसी हत्या के बाद अलाउद्दीन अपने आप को शासक घोषित कर देगा। अलाउद्दीन खुद को, हत्या कहां होता है? कड़ा में हत्या कर देता है इसका, कहां पे? कड़ा में। सत्ता हथियाने की साजिश करता है और कड़ा बुला के, इस कड़ा में यहां बुलाता है, ये बोट में जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी हत्या करवाता है साजिश के तहत और अलाउद्दीन फिर अपने आप को शासक घोषित कर देता है, शासक घोषित कर देगा। तो देखिए यहां तक आप समझ लीजिए, अभी तक हमने जो समझा है, क्या क्या समझा यहां पर, आगे हम फिर चर्चा करेंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 एडी तक है, जल्दी से समझ लीजिए इसको एक बार फिर से। यहां से देखिए बर्थ बता दिया 1266 एडी, डेथ इसका 1316 एडी में होगा दिल्ली में। ओरिजिनल नेम अली गुरशफ, कई बार छोटे एग्जामों में ये आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो यूपीएससी में नहीं आने वाला है ये, ठीक है। इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद खिलजी था, जो कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भाई है, ठीक है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भाई है। इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जिसके बाद यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपने भाई के बेटे को का लालन पालन करता है, बड़े प्यार से पालता है और इसे क्या करता है, अपनी बेटी की शादी भी करता है। यानी कि अब अलाउद्दीन खिलजी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नेफ्यू भी है, भतीजा भी है और दामाद भी है, ठीक है। अब यही जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये फाउंडर है, पहले भी बताया जा चुका है खिलजी वंश का। टाइम पीरियड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का 1290 से 1296 एडी, ध्यान रखिएगा। अब यहां से अलाउद्दीन खिलजी के करियर की शुरुआत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही होती है, ठीक है। सबसे पहले ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीरी तजुक बनता है, यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज, कोई विशेष जो अरेंजमेंट होता होगा, ठीक है, कोई कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम हुआ, कोई विशेष इवेंट हुआ, उसका ये जो है ऑफिशियल था। उसके बाद देखिए इसी के समय, ये देखिए यहां पर लिख लीजिए 1291 एडी में, 1291 एडी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। और मलिक छज्जू उस समय गवर्नर है कड़ा और मानिकपुर का, ध्यान दीजिएगा। मलिक छज्जू जो है ये बलबन का ही रिलेटिव था, ये बलबन का भतीजा था, ठीक है। तो मलिक छज्जू का विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है, हाँ, ये कड़ा मानिकपुर का गवर्नर है, ठीक है, मलिक छज्जू इसी के विद्रोह का दमन करता है, सफल भी होता है, ठीक है, अलाउद्दीन सफल होता है, अलाउद्दीन खिलजी। और इस सफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी को भी गवर्नर बना दिया जाता है कड़ा और मानिकपुर का, यानी कि अब मलिक छज्जू कड़ा और मानिकपुर का गवर्नर नहीं रहा, इसके विद्रोह को दबाया गया और कड़ा मानिकपुर का गवर्नरशिप जो है अब अलाउद्दीन खिलजी को मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट 1296 एडी में ये मालवा के अभियान पे भेजा जाता है और मालवा के अभियान में, ये मालवा है, यहां पे भिलसा की जीत, यानी आज के समय इसको विदिशा कहते हैं, विदिशा में की जीत होती है। और उसके बाद
इसके पास ऑलरेडी कड़ा मानिकपुर का गवर्नरशिप है, प्लस इसको एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रभार इसको दे दिया जाता है, अवध का भी ये गवर्नर बन जाता है। अब ये कड़ा मानिकपुर और अवध का भी गवर्नर है। अब इस अब तक जो चल रहा था इसमें ये, ठीक है, सारा परमिशन से चल रहा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। नेक्स्ट ये क्या करता है, मालवा के बाद ये 1296 एडी में ही चुपचाप बिना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के परमिशन के ही ये चला जाता है देवगिरी अभियान पे, दक्षिण भारत में, ये महाराष्ट्र में, ठीक है, देवगिरी अभियान पे जाता है। वहां इसे सफलता मिलती है और बड़ी सफलता मिलती है, अत्यधिक धन वहां से लेता है और यहीं से इसमें एक बड़ा एम्बिशन आता है कि भाई अब इसे सत्ता हथिया लेनी चाहिए। यहीं से अलाउद्दीन सत्ता हथियाने की साजिश शुरू करता है, ठीक है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को के पास खबर भिजवाता है कि बिना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के परमिशन के ही इसने देवगिरी अभियान कर लिया है, लेकिन वहां से अपूत संपत्ति इसने हासिल की है और वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सौंपना चाहता है। तो एक बार वो मिलने आए कड़ा, यहीं पर, ये कड़ा इलाहाबाद के पास, ठीक है। अलाउद्दीन इसे बुलाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा बुलाया जाता है और कड़ा बुलाकर बोट से जाता है, ठीक है। यहां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, ये कड़ा जो है यहां पे जाता है नाव से, ठीक है, और यहीं पे कड़ा में बुलाकर एक साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी जाती है और कड़ा में ही अपने आप को शासक घोषित कर देता है। कौन? अलाउद्दीन। अभी तक ये दिल्ली नहीं पहुंचा है, हत्या तो कर दी इसने अपने अंकल की और अपने ससुर की, ठीक है। हत्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अपने आप को शासक तो घोषित कर दिया, लेकिन इसने शासक घोषित किया है कड़ा में, इस कड़ा में। अभी ये दिल्ली नहीं पहुंचा, अभी इसको दिल्ली पहुंचना है, ठीक है। तो इसके आगे का घटनाक्रम अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे का घटनाक्रम देखते हैं। लेट्स मूव ऑन। फ्रेंड्स देखिए अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि फाउंडर है खिलजी वंश का, उसकी हत्या यहां कड़ा में की है, ठीक है, कड़ा में की है, यानी 12 और यहीं पे अपने आप को शासक घोषित कर दिया है। 1296 एडी में ये कड़ा में है और कड़ा में ही इसने अपने आप को शासक घोषित किया है। लेकिन इसको पहुंचना है गद्दी के लिए, कहां पहुंचना है? वास्तविक सत्ता तो दिल्ली से चल रही है ना, ये दिल्ली है, इसको पहुंचना है दिल्ली, ठीक है, यहां से इसको पहुंचना है दिल्ली, ठीक है, यहीं पे इसका कोरोनेशन होना है, इसको पहुंचना है दिल्ली, ठीक है। अब देखिए यहां एक घटना होती है दिल्ली में। दिल्ली में क्या घटना होगी कि जैसे ही पता चलेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी मलिका जहां को कि भाई अलाउद्दीन ने हत्या कर दी अपने चाचा की, तो फिर यानी उसके हस्बैंड की, मलिका जहां मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो पत्नी है, उसको जैसे ही पता चलता है कि उसके हस्बैंड की हत्या हो जाती है, तो अपने सबसे छोटे बेटे रुकनुद्दीन इब्राहिम को वो शासक घोषित कर देती है दिल्ली में, ताकि उसको लगता है कि गद्दी खाली ना रहे, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन क्या करेगा कि फिर ये कड़ा से चलेगा और कड़ा से चल के वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और होता क्या है कि जब दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो यहां पर बहुत इसका जो रुकनुद्दीन इब्राहिम यानी कि जिसको शासक बनाया गया है दिल्ली में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के छोटे बेटे को, तो उसके बड़े भाई और उसका बड़ा भाई अरकली खान, तो वो थोड़ा नाराज हो जाता है, वो मुल्तान चला जाता है, यहां मुल्तान चला जाता है वो नाराज होके। इसी तरह से जो रुकनुद्दीन इब्राहिम के कुछ सपोर्टर हैं वो अलाउद्दीन के डर से अलाउद्दीन के फेवर में हो जाते हैं। तो इस तरह से अलाउद्दीन का रास्ता आसान हो जाता है। और साथ ही क्या होता है कि जब वो बढ़ रहा है कड़ा से दिल्ली की तरफ, तो देखिए इसके मन में एक तो बात है ही कि भाई इसने जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि बहुत काइंड हार्टेड माना जाता था और जिसने अलाउद्दीन को पाल पोस कर बड़ा किया था, ठीक है, उसका पूरा ख्याल रखा था, इसने उस अंकल की हत्या कर दी, तो लोगों के मन में भी निगेटिविटी है, ठीक है, थोड़ी सी नफरत आ गई, उसको लगता है कि लोगों के मन में मेरे प्रति नफरत ना हो जाए। तो लोगों को
अपने फेवर में करने के लिए उसने जो देवगिरी में से अकूत धन कमाया था, लूटा मतलब देवगिरी अभियान में, ठीक है, उस धन को रास्ते भर बिखेरता चला जाता है, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स जो भी है लोगों को देता चला जाता है, ताकि लोग अपना मुंह बंद रखें और पैसे के लालच में वो इन सब घटनाओं को भूल जाएं कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की है। और अलाउद्दीन इसमें सफल भी होता है। हाँ, वो पूरे धन का इस्तेमाल करता है जो उसने देवगिरी में लूटा था, और इस तरह से वो क्या करता है कि दिल्ली पहुंचता है, ठीक है, दिल्ली पहुंच के अपना कोरोनेशन भी करेगा, और साथ साथ जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बेटे हैं रुकनुद्दीन इब्राहिम, जिसको शासक बनाया गया, उसके बड़े भाई अरकली खान, ठीक है, इसके अलावा जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बहुत ही नजदीकी ऑफिशियल था, विश्वसनीय ऑफिशियल मलिक अहमद चाप, ठीक है, चाप कहा, मलिक अहमद चाप कहा जाता था उसको, तो उन सबको ब्लाइंड कर देता है, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी मलिका जहां को जेल में डाल देता है, उनको इम्प्रिजनमेंट दे देता है उसको। तो इस तरह से काफी हत्याएं करता है वो, जितने फॉलोअर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, सबकी हत्या करके वो अंततः दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली में 1296 AD में ही वो कोरोनेशन करता है, अपना राज्याभिषेक करता है। हाँ, कहां पे? रेड पैलेस, जो बलबन का है, ऑफ बलबन का जो रेड पैलेस है, वहीं पे उसने अपना कोरोनेशन कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अलाउद्दीन जो है ये शासक बन गया, ठीक है। आगे अब देखिए इसकी कुछ उपाधियों पे हम चर्चा कर लेते हैं। उपाधियां इसकी जो है वो कौन कौन सी थी, देखिए। अगर इसकी उपाधियों की चर्चा करें तो उपाधियों में देखिए, ये एक सपना देखता था विश्व विजय का भी, ठीक है, तो इसलिए इसको सिकंदर एसानी, सानी का मतलब होता है दूसरा, यानी कि दूसरा सिकंदर, या सिकंदर द्वितीय भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या अलेक्जेंडर सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं, अलेक्जेंडर सेकंड भी कह सकते हैं। खलीफा का नायक, ठीक है, यामीन उल खिलाफत नासिरी, अमीन उल मोमिनीन, विश्व का सुल्तान, विश्व विजेता, युग का विजेता। देखिए ये सब जो टाइटल है ना, ये 3 टाइटल ये अमीर खुसरो ने दिया था, अमीर खुसरो ने। देखिए अमीर खुसरो एक पर्शियन पोएट था, और संरक्षण मिला था इसको। देखिए बलबन के समय भी इसको संरक्षण मिला था। 2 ऐसे मैं यहां लिख देता हूं, अमीर खुसरो, और इसके अलावा मैं यहां पे लिख दिया, ये उपाधियां हैं, तो उपाधियां समझिए, संरक्षण भी मैं लिख देता हूं, संरक्षण इसने दिया था अमीर खुसरो, ये पर्शियन पोएट थे, और अमीर हसन। देखिए ये दोनों जो पोएट हैं, वैसे हम जब आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे वहां भी इनकी बात हम कर लेंगे, लेकिन यहां मैं लिख देता हूं क्योंकि इसकी चर्चा हुई है। तो संरक्षण यानी पैटर्नेज दिया अमीर खुसरो, अमीर खुसरो और अमीर हसन, इन दोनों को इसने दिया। देखिए दोनों पर्शियन राइटर हैं, और ये दोनों जो थे इनको संरक्षण बलबन से भी मिला हुआ था, और इन दोनों का कैरियर, मैं जब बलबन पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया था कि इन दोनों का कैरियर, बलबन का जो बड़ा बेटा था प्रिंस मोहम्मद, उसी की देखरेख में, उसी के संरक्षण में शुरू हुआ था। तो ये दोनों बलबन के समय भी थे, आप लिख सकते हैं
कि बलबन के समय बलबन का भी संरक्षण इनको मिला था। अब देखिए यहाँ पर जो उपाधियां हैं बता दिया कि सिकंदर सेकंड या सिकंदर सानी क्यों कहते हैं, खलीफा का नायब, यामीन उल खिलाफत, नासिरी, अमीन उल मोमिनीन। देखिए ये एक तरह से इसने अपने आप को खलीफा का डेप्यूटी माना था, हालांकि इसने अप्लाई नहीं किया था इन्वेस्टिचर के लिए, यानी कि खलीफा से रिकॉग्निशन के लिए एप्लीकेशन तो नहीं दिया था इसने कि आप मुझे सुल्तान के रूप में रिकॉग्नाइज करें, लेकिन चूंकि दिल्ली के सुल्तानों में एक ट्रेडिशन चली आ रही थी कि भाई उसे खलीफा के डेप्यूटी के रूप में काम करना है, तो इसलिए उसने ये सब टाइटल भी रखा था। ठीक है, विश्व का सुल्तान, विश्व विजेता, युग का विजेता, चूंकि इसने सिकंदर की तरह ही विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखा था, तो अमीर खुसरो ने ये टाइटल सारा दे दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इसकी उपाधियां थी, तो ये आप देख लीजिए। इसके अलावा देखिए कुछ और बातें आपको नोट करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी तुलना की गई है, किन किन से, देखिए लुई 14, ये कहां का था, फ्रांस का। देखिए जब लुई को आपका स्पेलिंग आप इंग्लिश में लिखते हैं तो LOUIS लुइस लिखते हैं, लेकिन कहते हैं लुई। ठीक है, लुई 14 जो कि फ्रांस का शासक था, और फ्रेडरिक महान, ठीक है, फ्रेडरिक द ग्रेट ये पर्सिया का था। महान ये जो था पर्सिया, जो कि आज का ईरान कहते हैं। इस दोनों से इसकी तुलना की जाती है, खासकर कई बार एग्जाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि भाई फ्रांस के किस शासक से इसकी तुलना की जाती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा, कभी ये पूछते लेकिन ज्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, इस पोर्शन को आप याद रखिएगा, संरक्षण किसको किसको दिया, इस पोर्शन को आपको याद रखना है, उपाधियां। ठीक है, खासकर विश्व दूसरा सिकंदर सेकंड किसको कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो ने कौन सी उपाधि दी थी, विश्व का सुल्तान, विश्व विजेता, युग का विजेता, ये अमीर खुसरो द्वारा कहा गया था। तो किसने कहा है, सवाल आएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, किसने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान या विश्व विजेता या युग का विजेता कहा है, तो अमीर खुसरो ने। एक आप ये भी याद रखिएगा, और ये तो आप समझ ही गए। अच्छा, एक चीज और नोट कीजिएगा, ये फर्स्ट सुल्तान कहां का, दिल्ली सल्तनत का। जिसने अभियान चलाया दक्षिण भारत का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अभियान किया दक्षिण भारत की तरफ। ये सवाल आता है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसने अभियान चलाया साउथ इंडिया में। तो यहां ये आप समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस बार। तो यहां से ये सवाल आपको कि तुलना किससे की जाती है, तो फ्रांस के लुई 14 से। क्यों तुलना की जाती है अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। बेसिकली ये भी कहता था कि राजा का कानून ही वास्तव में कानून है, बाकी कोई कानून नहीं है, राजा की इच्छा से ही कानून बनता है। ठीक है, मतलब एक तरह से निरंकुश शासन की बात यहाँ पे, कि जो भी करेगा राजा का विल ही, राजा का इच्छा ही कानून है, बाकी कोई कानून नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे निरंकुश शासन की बात ये भी कर रहा है, इसलिए इसकी तुलना लुई 14 से की गई है। फ्रेडरिक महान से भी की गई है, पर्सिया के फ्रेडरिक द ग्रेट। तो दो मेन ये सवाल कई बार आया है एग्जामिनेशन में कि तुलना किससे की जाती है, तो लुई 14 से। बाकी इसको भी याद रखिएगा, कभी पूछ दे। ठीक है, किसने ये टाइटल दिया, विश्व का सुल्तान, विश्व विजेता, युग का विजेता, तो अमीर खुसरो। सिकंदर या सानी या सिकंदर सेकंड किसे कहा जाता है, तो ये भी है, ये पोर्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और अब हम देखने वाले हैं थियरी ऑफ किंगशिप, अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत है उसको देखेंगे। पहले आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थियरी ऑफ किंगशिप, और यू मे से राजत्व का सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत की हम बात करेंगे। तो यहां पे हम बात करेंगे
राजत्व का सिद्धांत, इंग्लिश में कहें तो इसे कहेंगे थियरी ऑफ किंगशिप। ठीक है। तो राजत्व के सिद्धांत में सबसे पहले है निरंकुशता। देखिए निरंकुशता, देखिए यहां पे ये कहीं ना कहीं निरंकुशता जो है ये बलबन के राजत्व के सिद्धांत को ये भी प्रबल बना रहा है। ठीक है, उसी को निरंकुशता बलबन में भी है, निरंकुशता इसमें भी है। हाँ, ये भी भय और आतंक फैलाकर शासन करने में विश्वास रखता है और बलबन भी। लेकिन वहां पे देखिए बलबन की निरंकुशता में क्या था, बलबन कहता था कि शासक जो है वो जिल्ले इलाही है, हाँ, यानी कि शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया है। बलबन कहता था कि जो सुल्तान है वो नियाबत खुदाई है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन बेसिकली पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान मानता था। ठीक है, लेकिन ये इसने इस तरह का कुछ भी डेफिनेशन नहीं दिया है, अपने राजत्व के सिद्धांत को इस तरह से इसने डिफाइन नहीं किया। इसने कहा है कि जो सुल्तान है, सुल्तान जो है या शासक जो है वो सत्ता हासिल करता है ताकत से, ताकत से यानी कि शक्ति से। जब तक उसके पास ताकत है, शक्ति है, वो सत्ता में बने रहेगा। जिस दिन शक्ति और ताकत खत्म हो जाएगी, सत्ता उसकी खत्म हो जाएगी। ये इसका मानना था। ठीक है, ये इसका मानना था। सत्ता तभी तक रूल कर सकता है राजा जब तक उसके पास पावर है। ठीक है, ताकत, शक्ति यानी कि पावर इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए ये कहता है सुल्तान के बारे में कि देखिए ये कहता है कि सुल्तान ना ही इसको गॉड, ईश्वर इसको सत्ता दिला सकता है। ठीक है, सत्ता जो है सुल्तान को यहां से लिखिए, सत्ता ना तो गॉड से मिलती है, गॉड दे सकता है, ना ही सत्ता आपको सब्जेक्ट्स या पीपल, लोग दे सकते हैं, ना ही सत्ता आपको उलीमा यानी कि धर्म गुरु के सहयोग से मिल सकता है। देखिए, ना ही जनता की इच्छा से मिल सकता है, ना ही ईश्वर के अनुकंपा से, कृपा से, और ना ही उलीमाओं के सहयोग से मिल सकता है सत्ता। सत्ता सिर्फ मिलेगा तो सत्ता जो है वो ताकत से मिलेगा, ये इसका मानना था। इसके निरंकुशता का पहला फॉर्मूला ये है। ठीक है, उसके बाद ये कहता था, एक तो ये बात हो गई, उसके बाद ये क्या कहता है, ये कहता है कि सुल्तान का कोई संबंधी नहीं, सुल्तान का संबंधी नहीं होता, रिलेटिव नहीं होता। और इसको हम इंग्लिश में कहें तो इसको कहेंगे इसी को कि सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता, संबंधी नहीं होता, यानी कि इसी को कहते थे किंगशिप नोज नो किंगशिप। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप किसने कहा, किसने कहा कि सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता, तो अलाउद्दीन खिलजी का कहना था ये। ठीक है, इसके अनुसार कि सुल्तान का या तो हर व्यक्ति जो है, इसके अनुसार क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति, देखिए इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या तो सुल्तान का सेवक है यानी सर्वेंट है, या सुल्तान की प्रजा है। यह ध्यान रखना है आपको। प्रत्येक व्यक्ति क्या है,
या तो सुल्तान का सेवक है या इसकी प्रजा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निरंकुशता सिमिलर है बलबन से, लेकिन कुछ थियरी इसकी अलग है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए सुल्तान की इच्छा कानून है, सुल्तान की इच्छा ही कानून है, यानी लॉ क्या है, सुल्तान्स विल इज लॉ। ठीक है ना, कानून है। और इसीलिए इसकी तुलना जो है अलाउद्दीन खिलजी की, और इसी कारण से इसकी तुलना अलाउद्दीन की तुलना जो है, अलाउद्दीन की तुलना जो है ये लुई 14 जो कि फ्रांस का शासक था इससे की जाती है। उसका भी मानना यही था कि सुल्तान की इच्छा ही जो है वो कानून है। एक तो पहली बात हमने ये जान ली इसकी निरंकुशता पे। अब दूसरी बात देखिए, इसने सेपरेशन पृथकीकरण किस किस चीज का, तो आपको शरीयत का, ठीक है, शरीयत के राजनीतिक और इसका धर्म, किसका सेपरेशन, धर्म और राजनीति, इसमें ये बिलीव करता है। और इसके लिए क्या कहता है कि भाई जो नियम है वो अलग हैं, नियम जो है ये अलग हैं किसके, शरीयत का मतलब जो इस्लामिक कानून है वो अलग है और इसके विषय अलग हैं। ठीक है, और ये शासन प्रशासन के विषय अलग हैं। और शासन प्रशासन के नियम अलग हैं, इसके विषय अलग हैं, इसके विषय अलग हैं। धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए उसने बहुत बार क्या कहा, उलिमाओं के हस्तक्षेप को, धर्म गुरुओं के हस्तक्षेप को उसने बर्दाश्त नहीं किया। धर्म को राजनीति से अलग रखना है, पहली बात आपने ये समझ लिया है। यानी कि शरीयत के नियम अलग हैं, इस्लामिक कानून अलग हैं और शासन प्रशासन के विषय अलग हैं, इनको अलग रहने दो। ये इसके राजत्व के सिद्धांत में था। उसके बाद साम्राज्यवाद का मतलब इसका कहना था कि साम्राज्य का इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद का इंपेरियलिज्म यानी कि आपके शासन का विस्तार, प्रशासन का विस्तार होते रहना चाहिए। जिस दिन विस्तार खत्म हो गया समझ लीजिए कि आपका उसी दिन से अंत भी शुरू हो गया। इसलिए शासन राजत्व का सिद्धांत क्या कहता है इसका, कि साम्राज्यवाद बहुत जरूरी है, हमेशा विस्तार होते रहना चाहिए। ठीक है, इंपेरियलिज्म में यह विश्वास करता है, साम्राज्यवाद को इंपेरियलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। इसने धन के इंपॉर्टेंस को भी अपने राजत्व के सिद्धांत में शामिल किया। बिना धन के शासन नहीं किया जा सकता। और आपने देखा कि इसने जब शासन प्राप्त किया तो देवगिरी से इसने जितने भी धन लूटे थे उसमें उसका मेजर पोर्शन उसने लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए, ऑफिशियल्स को अपने फेवर में लेने के लिए, क्योंकि इसने अपने चाचा की हत्या कर दी जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड माना जाता था और इसका लालन पालन किया था। तो इसको ऐसा लग रहा था कि कहीं लोगों के मन में निगेटिविटी ना फैल जाए, इसलिए उसने जनता में पानी की तरह पैसा बहाया, ऑफिशियल्स को पानी की तरह पैसा दिया ताकि लोग उसके फेवर में आ जाएं। तो यहां इसने धन को भी इंपॉर्टेंट माना है। तो इस तरह से देखिए कि यहां पर अगर आप देखें तो निरंकुशता, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि सुल्तान की ताकत कहां पे है, सुल्तान की सत्ता ताकत में निहित है। जब तक उसके पास शक्ति है, पावर है, तब तक किंग जो है, राजा जो है, सुल्तान जो है सत्ता में बने रहेगा। ना ही गॉड दिला सकता है, ना ही लोग दिला सकते हैं, ना ही उलीमा धर्म गुरु, कोई सत्ता नहीं दिला सकता, सिर्फ ताकत दिला सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ताकत पे उसको बहुत ज्यादा विश्वास है। हालांकि निरंकुशता जो है वो जैसे बलबन ने भय और आतंक फैलाकर शासन किया वैसे इसने भी किया, इसकी निरंकुशता में भी भय और आतंक है।
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बलबन से सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता, कोई रिलेटिव्स नहीं होता, ठीक है। हाँ, किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या तो सेवक है, सर्वेंट है सुल्तान का, या सुल्तान का सब्जेक्ट है, प्रजा है, ठीक है। किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधे स्टेटमेंट दे सकता है कि किसने कहा। सुल्तान की इच्छा ही कानून है, और इसीलिए अलाउद्दीन की तुलना लुई 14 से की गई है, जो कि फ्रांस का शासक था। इसका मानना भी वही था। तो ये इसकी तुलना किससे की गई है? लुई 14 से। ये कई बार सवाल आया है, पहले भी मैं अभी बता चुका हूं वीडियो के अर्ली पोर्शन में। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यानी कि दोनों को अलग अलग रखो, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। किसने कहा? तो अलाउद्दीन ने कहा। किसी भी उलिमा का, किसी भी धर्म का इंटरफेरेंस शासन में नहीं होना चाहिए। शरीयत के नियम अलग हैं, शासन प्रशासन के नियम अलग हैं। ये विषय अलग हो गया, ये विषय अलग हो गया। शरीयत को आप शासन प्रशासन में मत शामिल कीजिए। जैसा सुल्तान को मन करेगा वैसा वो कानून बनाएगा, लागू करेगा, चलाएगा सत्ता। साम्राज्यवाद, विस्तार, विस्तार बहुत जरूरी है। जिस दिन आपका विस्तार खत्म हो गया उस दिन समझिए कि आपके शासन का अंत होने लगा। और धन के बगैर सत्ता नहीं चलाई जा सकती। तो ये सारी चीजें इसके राजत्व के सिद्धांत में है। तो इस तरह से हमने एक पूरा आज राजत्व का सिद्धांत, कैसे वो सत्ता में आता है, अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से अपने चाचा और ससुर की हत्या करता है और सत्ता पे काबिज होता है, उसकी उपाधियां क्या क्या थी, ठीक है, किसको किसको संरक्षण दिया उसने, और उसके राजत्व यानी थियरी ऑफ किंगशिप उसका क्या था, सारी बातें हमने देख ली जहां जहां इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पोर्शन को देखिएगा। सत्ता कहां निहित है? तो ताकत में। पूछ सकता है अलाउद्दीन के अनुसार सत्ता कहां निहित है? तो ताकत में, पावर में, ठीक है। उसने प्रत्येक व्यक्ति को क्या माना? या तो सेवक माना, नहीं तो प्रजा माना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किंगशिप नोज नो किंगशिप, या हिंदी में कहा जाए सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता। तो ये सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता, ठीक है, क्रॉस मैंने लगाया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो हिंदी में पूछेगा या इंग्लिश में पूछेगा, तो ये स्टेटमेंट ही दे सकता है। सुल्तान की इच्छा ही कानून, किसने कहा? अलाउद्दीन ने कहा। और अलाउद्दीन की तुलना इसीलिए की गई लुई 14 से। किससे की गई? लुई 14 से। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो यहां पर आप देखेंगे साम्राज्यवाद और धन। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए छूट रहा था यहां पर, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए एक अलग पॉइंट, इसके थियरी ऑफ किंगशिप में यानी राजत्व के सिद्धांत में इसने योग्यता पे बल दिया। योग्यता, जो भी इसके यहां अपॉइंटमेंट्स होंगे, नियुक्तियां होंगी ऑफिशियल्स की, हाँ, अलग अलग विभागों में जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनकी योग्यता पर ध्यान दिया जाएगा, ना कि जातीय कुलीनता पे। देखिए ये योग्यता को प्रेफरेंस दे रहा है अपने थियरी ऑफ किंगशिप में। इसमें इसने योग्यता को प्रेफरेंस दिया है, जबकि आप देखेंगे कि बलबन ने क्या किया था। बलबन जातीय श्रेष्ठता पर ध्यान देता था। बलबन क्या करता था? देखिए हम यहां बलबन से कंपैरिजन थोड़ा कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो। हालांकि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी को हम अलग से कंपेयर करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो देखिए बलबन क्या कहता था। बलबन एक तो जो नॉन तुर्क्स हैं, मुस्लिमों में भी जो नॉन तुर्क्स हैं, उनको वो अपने यहां नहीं रखता था, उनकी नियुक्तियां नहीं होती थी उसके यहां। प्लस जो लोग कुलीन नहीं होते थे, उच्च वर्ग में, उच्च कुल में पैदा नहीं होते थे, हाँ, लो बर्थ के होते थे, ठीक है, जिनका जो जन्म नीच कुल में होता था, उनकी नियुक्तियां उसके यहां नहीं होती थी। इवन वो देखता तक नहीं था, उनसे बात तक नहीं करता था। तो यहां पे बलबन से थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां जातीय श्रेष्ठता का कोई मतलब नहीं है। बलबन ने जातीय श्रेष्ठता पर ध्यान दिया, जातीय श्रेष्ठता नहीं, यानी योग्यता पर, जातीय श्रेष्ठता नहीं। बलबन जातीय श्रेष्ठता पर ध्यान देता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहां योग्यता पर ध्यान दे रहा है। तो ये थियरी ऑफ किंगशिप में आप ये पॉइंट भी शामिल कर लीजिएगा। जातीय श्रेष्ठता पे ध्यान कौन देता था? बलबन। लेकिन ये देता है कॉम्पिटेंसी, योग्यता, ठीक है। तो ये एक तरह से हमने कर लिया। तो इस तरह से देखिए कि हमने पूरा एक पॉइंट जो छूट रहा था, योग्यता वाली जो बात थी वो छूट रही थी, तो उसको भी हमने कर लिया। तो राजत्व का सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप भी हमने कर लिया। तो इस तरह से हमने पूरा वीडियो अच्छे से कर लिया है। तो एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो अब हम मिलेंगे अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 2 में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।